हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। बात आज हम करेंगे कि अमेरिका ने एक और संधि से बाहर जाने की घोषणा कर दी है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ओपन स्काईज ट्रीटी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर जाने की घोषणा कर दी है और आने वाले 6 महीने में वह इस संधि से कम्प्लीटली बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस संधि के बाहर जाने से जहां एक तरफ विश्व में अस्थिरता व अशांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक अवसर लेकर भी आ सकती है, भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, इसी के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भारत के संदर्भ में हम देखेंगे कि विश्व के ऊपर इस संधि के बाहर जाने से अमेरिका के क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो सुनने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अवश्य बताइएगा। और जैसा कि आप द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी अखबार देख सकते हैं कि ट्रंप टू विदड्रा फ्रॉम ओपन स्काईज आर्म कंट्रोल ट्रीटी, तो इस संधि से बाहर जा रहे हैं। हालांकि अब आपने देखा होगा कि अमेरिका के जब से राष्ट्रपति ये बने हैं तब से भी अनेक संधि संगठनों से बाहर जा चुके हैं, चाहे आप पेरिस जलवायु समझौते की बात करें, ईरान के साथ जो परमाणु समझौता हुआ था उससे बाहर जाने की बात कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा इंटरमीडिएट न्यू रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी की हम बात करें तो उन संधियों से ये बाहर जा चुके हैं। लेकिन ये संधि की हम बात करें, ये संधि एक बहुत ही विशेष संधि है और इसकी हम बात यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि इस संधि का गठन कब हुआ था। ये संधि का गठन हुआ 24 मार्च सन 1992 में हुआ था। हेलसिंकी में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। हेलसिंकी यानी कि यूरोप का एक देश है, हेलसिंकी वहाँ की राजधानी में। तो अब और इस संधि को गठन जो हुआ था 92 में और इस संधि को कम्प्लीटली लागू कर दिया गया था वर्ष 2002 में लागू कर दिया गया था। और अमेरिका और रूस सहित इस संधि में कुल 35 देश हैं, लेकिन 34 देश इसे रेटिफाई कर चुके हैं, पुष्टि कर चुके, और 35वां किर्गिस्तान है जिसने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया, यानी कि इसको अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। और इस संधि में ज़्यादातर वो देश हैं जो यूरोप और अमेरिका या पश्चिमी एशिया से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि ये जितना भी ग्रीन आप देख पा रहे होंगे, डार्क ग्रीन पार्ट है, ये सारे के सारे देश इसी ओपन स्काईज ट्रीटी के सदस्य हैं। और लेकिन भारत और चीन इस ट्रीटी के सदस्य नहीं। और अब यहाँ पर एक ये भी कहा जा रहा है कि इस संधि के बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण आज की बात करें तो वो है चाइना, क्योंकि देखिए चाइना इस संधि का मेंबर नहीं है, तो इस वजह और चाइना मेंबर नहीं है। और दूसरी तरफ आज की यदि हम बात करें तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो प्रस्तुत कर रहा है, ग्लोबली हम बात यहाँ कर रहे हैं तो ग्लोबली जो चुनौती प्रस्तुत कर रहा है तो वो एकमात्र चाइना। क्योंकि जब ये वर्ष 2002 में संधि हुई थी तो उस समय इतना किसी के ने इस प्रकार का इमेजिन नहीं किया था कि चाइना एक बड़ी मिलिट्री के क्षेत्र में एक बड़ी पावर बन जाएगा और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री को इस प्रकार चुनौती देगा। क्योंकि आज से यानी कि शीत युद्ध से लेकर और आज तक ज़्यादा चुनौती यदि प्रस्तुत की गई है तो वो रसिया के द्वारा की गई है, लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो वो सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, तो वो बन चुका है चाइना। तो इसी बात को के मद्देनजर रखते हुए शायद कहीं ना कहीं अमेरिका ये संधि से बाहर जा रहा है। तो आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं इस संधि में। तो यहाँ पर देख सकते हो मेजर कंट्री, आप यहाँ देखते हो स्क्रीन रोकर आप यहाँ पर एक बार नजर से नज़र निहार लीजिएगा कि कनाडा की बात करो, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूस, स्लोवेनिया, स्वीडन, टर्की, यूके और यूएसए। तो ये जो मेजर कंट्री हैं ये इस संधि के सदस्य हैं। यदि इस संधि के हम प्रावधानों की बात करें, ओपन स्काई यानी खुला आसमान संधि की यदि हम बात करें, इसमें प्रमुख रूप से प्रावधान है और वो प्रावधान है कि एक इन 34 देशों की हम 35 देशों की बात करें, इन 35 देशों के सदस्य आपस में
बिना हथियारों के लैस सेंसर युक्त हवाई जहाज से निरीक्षण कर सकते हैं, और वो ये इस बात से आश्वस्त हो सकते उस निरीक्षण करके कि कहीं किसी देश में किसी प्रकार का हमले की तैयारी तो नहीं हो रही है, किसी देश के किसी कोने में कहीं मिलिट्री गतिविधियां तो नहीं चल रही है, कहीं हमले के एक स्थान से दूसरा मिलिट्री को भेजा तो नहीं जा रहा है, कहीं मिसाइलों को तैनात तो नहीं किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य भी यही था, इसका प्रावधान क्या होता है, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर की यदि हम बात करें, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ कि उस समय क्या होता है कि एक तरफ थे पश्चिमी के देश और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। तो इन देशों के बीच में आए दिन किसी न किसी प्रकार की आशंका, किसी प्रकार का रूमर, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहती थी। तो इसी को ख़त्म करने के लिए इसी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ही इस संधि का गठन किया गया था। और उस समय सबसे पहले इस प्रकार के आशंकाओं को और रूमर्स को ख़त्म करने और आपस में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए ही 1955 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहोवर। तो आइजनहोवर के द्वारा इस संधि को प्रपोज्ड किया गया था, लेकिन उस समय मॉस्को के द्वारा यानी कि सोवियत संघ के द्वारा इस संधि को क्या कर दिया गया था, नकार दिया गया था। लेकिन फिर जब 1989 में फिर जॉर्ज वॉकर बुश के द्वारा इसे प्रपोज्ड किया गया और उस समय तक सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 92 के अंदर इस संधि को क्या गठित कर दिया गया और जनवरी 2002 में इस संधि को कंप्लीटली लागू कर दिया गया था। और जिसमें ऊपर हम बात कर चुके हैं कि 34 देश और 35वां देश अभी तक पुष्टि कर नहीं पाया है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस संधि को अमेरिका आखिर फिर छोड़ क्यों रहा है। तो देखिए सबसे पहला रीज़न तो ये है, ये कहा जा रहा है कि रूस इस समझौते को कंप्लीटली लागू नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने पूरे अपने देश के सभी क्षेत्रों को इस संधि के तहत क्या है कि खुला नहीं किया है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे, कुछ क्षेत्रों में पाबंदी लगा रखे निरीक्षण की। और दूसरी बात यहाँ ये ब्लेम किया जाए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है वो ये बड़ा रीज़न ये है कि आज रूस और चीन के बीच में मिलिट्री के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी या यूँ कह सकते हैं संबंध प्रगाढ़ हो चुके हैं, मिलिट्री के क्षेत्र में एक बड़े अलाई बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि रूस और चाइना के अमेरिका के बीच में क्या है, ये ट्रीटी, और रूस अमेरिका के कहीं पर भी मिलिट्री बेस पर कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में वो निरीक्षण कर सकता है और वो निरीक्षण करके वो चाइना को डाटा प्रोवाइड करवा सकता है और फिर उस डाटा के तहत चाइना वहाँ अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले सकता है या उसका यूज कर सकता। तो इसी को आशंका को ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस संधि से बाहर निकल, ये जो मुझे लगता है कि बड़ा कारण है। क्योंकि आज चाहे आप दक्षिणी चीन सागर की बात करें, चाहे पश्चिम एशिया की हम बात करें, या पर दक्षिणी या पूर्वी चीन सागर की बात करें, या इंडो पैसिफिक रीजन की कंप्लीटली हम बात करें, तो उस क्षेत्र के अंदर आज यदि सबसे बड़ा राइवल्स की हम बात करें, बड़े प्रतिद्वंद्वी की बात करें, तो वो है चाइना। तो चाइना को कंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं इस संधि को ही डिसॉल्व किया गया है। और फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2000, जैसे ऊपर हम बात कर चुके, वर्ष 2002 के बाद जिस प्रकार चाइना एक बड़ी पावर, मिलिट्री पावर के रूप में उभरा है और उसने ज़बरदस्त रूप से सैन्य के क्षेत्र में प्रगति की, तो ऐसे में अमेरिका के लिए भी उसे चुनौती देने के लिए इस संधि से बाहर जाना बहुत लाजमी हो गया था। और जैसा कि अब थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन अपने यहाँ पर न्यूक्लियर कार्यक्रम को फिर वापस बढ़ा रहा है, परमाणु कार्यक्रमों को, गतिविधियों को संलिप्त है और इस प्रकार की गतिविधियाँ देखी गई है। तो ऐसे में फिर अमेरिका का इस संधि से बाहर जाकर चाइना को चुनौती देना या फिर एक नई संधि बनाना जिसमें चाइना भी शामिल किया जा सके, तो उस प्रकार की संधि से बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और यदि हम इस संधि की यदि हम प्रभावों की बात करें, हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताऊं कि इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि चीन के परमाणु कार्यक्रमों पर आरोप लगाया अमेरिका ने। ये वीडियो मैंने नीचे अपलोड लिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी आप देख सकते, बहुत अच्छा वीडियो है, जानकारी भरपूर है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब यदि हम इसके प्रभाव की हम बात करें तो पहला प्रभाव तो यही है कि इस संधि के बाहर जाने से अमेरिका और रसिया के बीच में संबंधों में फिर एक बार पुनः तनाव आ सकता है, कशीदगी डेवलप हो सकती है। और दूसरा बात यह है कि यूरोपियन देशों व या यूँ कहें कि पश्चिमी देशों के बीच में एक
कलह वापिस छिड़ सकती है। इस प्रकार का फिर आशंका का और मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल बन सकता है। और तीसरी बात हम बात कर रहे हैं कि विश्व शांति और अस्थिरता को, विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है और एक अस्थिरता का माहौल वापिस बन सकता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया एक अविश्वास और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के दौर से गुजरी थी और यूं लग रहा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले पल तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। तो इस प्रकार का वापस माहौल बन सकता है। अब यदि हम भारत के संदर्भ में हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत के संदर्भ में हम बात करें तो ये भारत के लिए एक अवसर लेकर आ सकता है, क्योंकि पहली बात है कि भारत इस संधि का पार्ट नहीं है। दूसरी बात यदि हम बात करें तो भारत और अमेरिका आज एक मिलिट्री के क्षेत्र में बड़े अलाई बनते जा रहे हैं। एक इन दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में बड़ा एक यूं कह सकते हैं कि सहयोग स्थापित होता जा रहा है। तो हाल ही के अंदर भारत ने वर्ष 2002 में अमेरिका के साथ एक कोम कासा का डेवलप कर चुका है, कोम कासा समझौता किया और उस समझौते के तहत भारत और अमेरिका दोनों एक आधुनिक तकनीकों को, हथियारों को और सूचनाओं का क्या है आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये जब ये आदान प्रदान कर सकते तो ऐसे में यदि चाइना को इस प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है तो वो न केवल अमेरिका के लिए खतरा है, तो वो भारत के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये भारत के लिए एक अवसर बन सकता है कि ये संधि से बाहर जाना। दूसरी बात यहाँ तक कि ये होती है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत, अमेरिका, और यहाँ पर हम बात करते हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चार बड़े अलाई बन चुके हैं इंडो पैसिफिक रीजन में कि किस प्रकार से इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी डेवलप की जा सके और सुरक्षा स्थापित की जाए और चाइना को कंटेन किया जा सके। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने कॉम का क्वाड बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ इन चारों देशों ने। तो ऐसे में यहाँ पर सूचनाओं का डेवलप करना, सिक्योरिटी स्थापित करना, सूचनाओं को सुरक्षित रखना, अब इन चारों देशों में किस किस प्रकार की क्या क्या सूचनाओं का सुरक्षा के आदान प्रदान हो रहा है, तो इन सूचनाओं को सुरक्षित रखना और किसी प्रकार डाटा लीक न हो, ऐसे में इस संधि से बाहर जाना बहुत जरूरी हो गया था। और फिर ये बात की जा रही है कि अमेरिका ने ये भी घोषणा की कि हम आने वाले समय में इस संधि रक्षा के क्षेत्र में एक और इस प्रकार की संधि ले आएंगे, तो उस संधि में भारत और चाइना भी शामिल हो सकता है, जिस वजह से फिर आने वाले समय इस प्रकार की आशंका, इस प्रकार की रूमर्स, इस प्रकार का ऐशवास को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसी उम्मीद है कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ नया जानने मिला होगा और भारत के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकती है ये संधि से बाहर जाना और विश्व शांति के लिए कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई व्यू हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी नोट के ऊपर हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।